ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बैंकिंग शुरू किया था, टाइप्स ऑफ बैंक हमारा आधा हो गया था, राइट। अब आधे आधे बाकी थे अपने टाइप्स ऑफ बैंक, तो आज अपन लेते हैं उसको समझते हैं। पहले देखिए, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ बैंक जो है ना आपके इकोनॉमिक्स में हो चुका है। वैसे हर साल उल्टा होता है, इकोनॉमिक्स में आते आते हमारा ये बैंकिंग हो जाता है, लेकिन ये बार बैंकिंग अपना रह गया है, तो इसलिए आपने पहले ओसी इको में पढ़ा, फिर आप ओसी में पढ़ रहे हो। वैसे ये मैम आपसे पूछती है हर साल। हाँ, इस बार मुझे पूछना पड़ रहा है आपसे। ठीक है, चलो अच्छा है। ओके, चलिए। तो तीन टाइप्स की बैंक हमने, 4 टाइप्स की बैंक देखी थी। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, और कोऑपरेटिव बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो स्मॉल लेवल पे, रूरल एरिया टाइप, टाउन और विलेज लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ी मीडियम लेवल पे होती है, और स्टेट लेवल पे मैक्सिमम लेवल पे होती है। उससे ऊपर रीचिंग नहीं होती एक्चुअली। और रीच का मतलब भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के, सॉरी अलग अलग स्टेट के रूल्स है, अलग अलग एक्ट है, इसलिए इतना रीचिंग लीड करना कोऑपरेटिव प्रिफरेबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग उसको सिर्फ स्टेट लेवल तक के ले सकते हैं। क्लियर पिक्चर। नेशनल लेवल पे अगर लेके जाएंगे तो हर स्टेट के अपने अपने लॉज है, कितने लॉ हम रजिस्ट्री करेंगे और कितने लॉ के रूल्स फॉलो कर पाएंगे हम, क्योंकि आखिर कमिटी तो एक ही बनेगी ना। अब एक कमिटी का एक लॉ बोलता है ये करो, दूसरे स्टेट का लॉ बोलता है ये, तो कमिटी बोलेगी मैं कितनी ब्रांचेस को कितना करूं। वेरिएशन स्ट्रक्चर में नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर एक फिक्स पैटर्न में चाहिए अपने को, ताकि हम लोग लार्ज स्केल में चला पाए। समझा क्या आपको? क्लियर। अब नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक। अब स्पेशलाइज्ड बैंक में अलग अलग एक एक वर्क करती है, और ये स्पेशलाइज्ड बैंक जो है कोई ऐसे स्पेसिफिक बैंक नहीं है। कोई भी नॉर्मल सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक, वो भी ये फंक्शन चला दिया तो उनको हम उनको स्पेशलाइज्ड बैंक में ला सकते हैं। यानी ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक है स्पेसिफिक, ये कोई ऐसे अलग से नहीं खुलती, ये सब फंक्शन वाइज डिटरमाइन होता है। क्या होता है? यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ने ये फंक्शन चला दिए तो हम उनको स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं कमर्शियल बैंक के साथ साथ। ये अलग से नहीं खुलती, ऐसे कोई अलग से भाई स्पेशल ब्रांच इसकी खोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये फंक्शन वाइज हमने बैंक की क्राइटेरिया की हुई है फिक्स। क्लियर पिक्चर। अब पहली बैंक है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक के बारे में आपको मैम ने बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बोलते इसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? ये फॉरेन ट्रेड में आपको हेल्प कराती है। एम आई राइट और रॉन्ग? फॉरेन ट्रेड में ये आपको हेल्प कराती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, कौन सी वैल्यू कितनी बढ़ी हुई है, ये सब चीजें इंटरनेशनल मार्केट की हमें प्रोवाइड करती है एक्सिम बैंक। अब एक्सिम बैंक का जिक्र जो है बस यही है कि फाइनेंस, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को जो फाइनेंस लगता है तो एक्सिम बैंक देती है, क्योंकि बाकी बैंक देने में कतराती है। उसका रीजन क्या है बताओ? सबसे प्राइमरी रीजन है उसका, वो है वैल्यूएशन चेंज। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं इंडिया में व्यापारी हूं, मैं चाइना के आइटम डील करता हूं, चाइना का आइटम मेरे पास आता है पहले मुंबई में, फिर मैं पूरे इंडिया में सप्लाई करता हूं, मैं सप्लायर हूं सपोज। तो मेरा माल इंपोर्टेड गुड्स है। अब इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे कब गिर जाए मालूम नहीं पड़ती, या कब उठ जाए। तो इसलिए ऐसे ऐसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फाइनेंस देने के लिए बैंक सोचती है, तो ये एक्सिम बैंक उनको फाइनेंस देती है। और फाइनेंस ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन भी इंटरनेशनल मार्केट की सप्लाई करती है, ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो सतर्क होकर काम करे, क्योंकि अगर इंपोर्टर का या एक्सपोर्टर का लॉस हुआ तो ओवरऑल बैंक का ही लॉस है ना, क्योंकि उतना फाइनेंस का लॉस तो बैंक का ही होगा ना। इसलिए जो लोन प्रोवाइड करती है किसको? इंपोर्टर को। यानी आपका अगर एक्सपोर्ट का धंधा है, इंपोर्ट का धंधा है, तो आपको लोन चाहिए, तो लोन आपको ये एक्सिम बैंक देती है। और ये एक्सिम बैंक कोई ऐसी स्पेसिफिक बैंक नहीं है, कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक भी एक्सिम की बैंकिंग के फंक्शन चला दिया तो हम उसको एक्सिम बैंक बोलते हैं। अब ऐसी कितनी बैंकिंग है इंडिया के अंदर देखते हैं। एक्सिम बैंक्स इन इंडिया,
यस अब देखो 2 मिनट ध्यान दो। मुंबई में एक सेपरेट बैंक खुली हुई है, एक्सिम बैंक, हैदराबाद में है, पुणे में है, दिख रहा है तुमको। अब बाकी जनरली क्या होता है, ये एक्सिम बैंक जो होती है ना, ये कोई भी कमर्शियल बैंक के साथ टाई अप करके एसोसिएट होती है, क्योंकि इतना बड़ा फैलाना अपना आसान नहीं है, इसलिए मेट्रो सिटी में तो ये सेपरेट नाम से खुलती है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल कोई भी बैंक एक्सिम बैंक का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको पहले ही एक रिमार्क दिया कि एक्सिम बैंक जो है ना स्पेशली क्योंकि देखो हर शहर में रीच होना, अपनी अलग से ब्रांच लगाना, ये पुरता क्या तो इतना प्रेफरेबल नहीं है। इसलिए देखो लिखा हुआ है एक्सिम बैंक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया is India's leading export financing institution that engage in the integrating foreign trade. Integrate यानी क्या होता है? Integrate कनेक्टेड करना, जो फॉरेन से हम ट्रेड करते हैं ना, जो लिंक्ड होता है हमारा, उससे उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बढ़ता है जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस जाता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है। मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोर्ट जब बढ़ाएंगे हम लोग, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा, उससे हमारा ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका ये बैंक का पर्पस ही होता है। आगे दिखा रहा है फाउंडेड इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स, यानी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आती है बैंक भी, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा ये इसका है, ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र में, इसका कहां पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। देखा हुआ ना, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। दिख रहा तुमको? 1982 में एस्टेब्लिश हुई है ये, और इसने पहले पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1881 में, 1981 में, और 1982 में एग्जिस्टेंस में आई है ये बैंक। और कोई इंफॉर्मेशन हमको यहां से कलेक्टिव मिल रही है क्या? तो मेरे हिसाब से इतना बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है तुम्हारे, इसलिए क्लियर पिक्चर। यानी ये भी अंडर द मिनिस्ट्री आती है, अंडर द मिनिस्ट्री आती है, बता दूं मैं आपको, क्योंकि स्पेशल एक्ट है ना इसके लिए। The government of India has decided to infuse rupees 1500 crore capital into the state-owned Export-Import Bank of India in the next financial year. Providing meaning, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है और कुछ नहीं है। बस सिंपल बात है, जो भी बैंक इंपोर्टर को एक्सपोर्टर को लोन देती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ पाए, उसको अपन बोलेंगे एक्सिम बैंक। ये एक फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म करेगी, उसको एक्सिम बैंक बोलेंगे। अब ऐसी बैंक सेपरेट अपना ब्रांच खोल के भी आती है, और जहां वो रीचिंग नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट किसी कमर्शियल बैंक के साथ ही टाई अप करके आती है। जैसे एग्जांपल देखो, अब ये है तो गवर्नमेंट का ही काम। अब जैसे हमने कमर्शियल बैंक 3 टाइप की पढ़ी, कौन कौन सी खड़े? प्रथम हमने कमर्शियल बैंक 3 कौन कौन सी पढ़ी पता? हाँ, तो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप किसके पास है? तो कोई भी पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक में एक्सिम बैंक का फंक्शन खोल लेती है वो। ऐसा भी चलता है, जैसे अभी एसबीआई, अब एसबीआई ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में रीच है। किसकी बैंक है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, बराबर की नहीं? अब एसबीआई गवर्नमेंट की बैंक है, तो एक्सिम बैंक के लिए अगर गवर्नमेंट सपोज अपना खुद का ब्रांच अलग से नहीं खोल पा रही है, तो वो एसबीआई को बोलेंगे कि हमारा बैंकिंग ये फंक्शन आप परफॉर्म करो। हाँ, जनरली वो फॉरेन ट्रेड में ही डील करती है, और फॉरेन ट्रेड में करेंसी एक्सचेंज तो फॉरेन में होंगे ना, वैल्यूज में।
देखो एक्चुअली क्या होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कमर्शियल बैंक्स लोन देने में खतराती है। पूछो क्यों? रिस्क फैक्टर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा ना फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो इसलिए वो फाइनेंशियली कैपेबिलिटी, देखो कोई भी बैंक लोन कब देती है बताओ? कोई भी बैंक लोन कौन से फैक्टर को देख के देती है? हाँ, रिडीमेबिलिटी की बेसिस पर, कि वो सामने वाला पर्सन सच में रिडीमेबल होगा कि नहीं होगा उतना। हम देखें कहीं अटक तो नहीं आएगा पैसा। तो इसलिए होता क्या है, इसलिए सारी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं देती है। अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फाइनेंस ही नहीं आया तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बल्क होती है। क्या होती है? अरे सिंपल है, आप अगर माल बुला रहे हो विदेश से तो एक कंटेनर तो आएगा नहीं, पूरी की पूरी शिप, कार्गो शिप आपको बुलानी पड़ेगी। तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बल्क इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस तो प्रोवाइड करने पड़ेगा ना। तो इसलिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एग्जिम बैंक इकोनॉमी में था क्या? बस नाम ही आया होगा ना। समझा आपको? क्लियर समझा क्या? एग्जिम बैंक को फंडिंग जो गवर्नमेंट ही करती है, ऐसा नहीं कि बाहर से होता है। अब कुछ ओनरशिप स्टेट करती है, कुछ सेंटर करती है। वो कैसे करती है आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते एक बार। बोल कर सकते हो यहां पे भी, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट है नाबार्ड। अब नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की हुई नाबार्ड है, लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट नहीं आती। दो मिनट ध्यान दो इधर। ये रीजनल, एक मिनट, ये रीजनल रूरल बैंक के साथ कौन टाइप करता है? एक मिनट देखने को। सिडबी करती है, ठीक है। नाबार्ड अपना अलग से इंस्टीट्यूशन खोल के बैठी हुई है। अब नाबार्ड भी किसकी बैंक है? गवर्नमेंट की है। अब देखो सुनो, शुरुआत से ही, एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही, सदियों सालों पहले से ही, जब से इंडिया हिंदुस्तान के क्राइटेरिया में आया है, क्योंकि पहले तो मुगल शाही थी। क्या थी? हाँ, तो शुरुआत से ही ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर फार्मर्स को काफी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर जो हमारी अच्छी है इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री में एग्रीकल्चरिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे पास सरप्लस है। तो वो सरप्लस होने के बावजूद भी फार्मर को अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बिजनेस जो अनसर्टेन फार्मर का है। क्यों? क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द वेदर, और वेदर कंडीशन 2 मिनट में क्या बदल जाते पता चलता नहीं है। तो इसलिए होता क्या है, अब इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसलिए उनको नहीं के बराबर रेट पे इंटरेस्ट लोन देना, या फिर फ्री इंटरेस्ट लोन देना, तो ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं आती है, ऐसे कुछ तो भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करती है, उसमें से है नाबार्ड। नाबार्ड करती है, नाबार्ड एक सबसे अपटेक्स, सबसे ऊपर लेवल पे इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है किसानों को और गरीबों को, रूरल सेक्टर को। क्यों? ताकि हमारी एग्रीकल्चर, फार्मिंग जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि हम एक ही सेक्टर में लीड करते हैं, वो है एग्रीकल्चर। आप देखो बाकी सारे सेक्टर में कंपनी, गवर्नमेंट इंडिया इंपोर्ट करती है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे पास सरप्लस है। क्या है हमारे पास? सरप्लस इसको बोलते हैं जहां पे हम खुद की भी पूर्ति कर पा रहे और प्लस हम बाहर भेज रहे भी माल। तो आज खेतीबाड़ी अपने यहाँ पे बहुत अच्छी होती, लेकिन फिर भी किसानों को वो खेती करनी है तो फाइनेंस तो नीडेड है। तो नाबार्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके रखती है, और इसके थ्रू फार्मर्स, किसान जो होते हैं वो लोन ले सकते हैं कम ब्याज पे या एकदम नहीं के बराबर ही। समझा आपको? क्लियर? क्योंकि किसानों को हमारे यहाँ पे अन्नदाता कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अगर मजबूत नहीं रहेंगे फाइनेंशियली, तो फिर हमारा इकोनॉमिक पिलर जो है प्राइमरी इंडस्ट्री का, वो टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो अपने लिए घातक है, क्योंकि जिस चीज में हम लीड कर रहे हैं वो भी अगर हाथ से निकल गया तो फिर अपन ने क्या ही किया? कुछ नहीं किया अपन ने। फिर आप देखो बीच में बिल पास हुआ था किसान का, किसानों को पसंद नहीं आया, उन्होंने हटा दिया।
यही कोई और बिल पास करता था, देखो हटता नहीं। उन्होंने आंदोलन किया कि किसान को शुरुआत से ही पॉलिटिकल अफेयर के अंदर प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि किसान जो है वो मेन बेस है। अगर अन्नदाता ही अगर नहीं अन्न पैदा करेगा तो फिर भूखमरी से मर जाएंगे हम लोग। आपको समझ रहा कुछ? और जो जहां पे हमारे पास रेवेन्यू आ रही है वो भी बन जाएगी इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से रेवेन्यू आती है। क्या आती है? इनकम आती है ना। तो इसलिए किसानों की बात सुननी भी जाती है, और किसानों को प्राइमरी देखकर एजेंडा फिक्स होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना ब्राउचर निकालती है, उसको अच्छा ही नाम देते हैं, इलेक्शन के पहले वो लॉन्च करते हैं अपना, उसमें सब दिखाते हैं हम क्या क्या देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसको अच्छा नाम है, प्रॉस्पेक्ट नहीं, एजेंडा भी नहीं, अच्छा ही नाम है उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। इलेक्शन के वक्त वो अपना लॉन्च करते पार्टी टू पार्टी। समझा आपको क्लियर? अब तुम एजेंडा नहीं बोलते, अलग नाम है उसका, जानते हो, याद नहीं आ रहा, तो समझ गए तुमको? तो फिर वो उसमें किसानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमेशा। देखो आप क्यों? क्योंकि उनको देना भी चाहिए, क्योंकि यही तो ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी देखो तीनों इंडस्ट्री में से प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी अच्छी है, और प्राइमरी इंडस्ट्री खेती से चलती है पूरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। आप देखो ना, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री लूली लंगड़ी है, हैंडीकैप, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स हम कहां यूज कर पा रहे हैं? रिसोर्सेज होने के बाद भी हमारे पास कंजम्पशन गुड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं। अब मजे की बात देखो क्या होता है, मतलब मजे की बात क्या है, फॉरेनर्स देखो कितने चालाक है, हमसे ही रॉ लेते हैं और फिनिश गुड करके हमको ही बेचते हैं, हमसे कमाते हैं। सोचो रीजन क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी हैंडीकैप है, और टर्शरी इंडस्ट्री अब धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज पे है। कहां है? क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप चाहिए, और टर्शरी इंडस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टूरिज्म। क्या है? अब धीरे धीरे वो ग्रोइंग स्टेज पे आ रही है, बट स्टिल अभी तक उतनी ग्रोथ नहीं है, हम फिर भी स्पीड में पीछे ही है कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से। क्योंकि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो बाकी कंट्रीज उससे 10 टाइम्स आगे चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अरे आ रहा समझ कुछ तुमको? तो इस तरीके से नाबार्ड जो है, नाबार्ड एस्टेब्लिश इसलिए की गई थी ताकि रूरल एरिया के अंदर गरीबों को कम ब्याज पे गवर्नमेंट लोन दे पाए और किसानों को भी लोन दे पाए। नाबार्ड खुद के एस्टेब्लिश है, यानी उसके खुद के ब्रांचेस लगते हैं। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट है सिडबी। अब सिडबी के बारे में पढ़ा था कि मैंने आपको, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? दिस बैंक आर फाइनेंस टू स्मॉल स्केल बिजनेस और इंडस्ट्रीज। द मेन एम ऑफ सिडबी इज टू प्रमोट फाइनेंसिंग थ्रू रीजनल रूरल बैंक। देखो सुनो, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जहां पे 100 के नीचे लेबर आते हैं और 5 करोड़ या 1 करोड़ के नीचे कैपिटल लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल की आइडेंटिटी है, एक तो मैन पावर 100 के नीचे होनी चाहिए लेबर्स, और जिसकी कैपिटल 1 करोड़ से कम होती है। 1 करोड़ की 5 करोड़ देखना पड़ेगा मुझे वो। तो ऐसी इंडस्ट्री को या ऐसे बिजनेस को स्मॉल स्केल बिजनेस बोलते हैं। समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? तो जो भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस में काउंटिंग में बिजनेस आ रहे हैं, इंडस्ट्री या कॉमर्स कर रहे हो, तो उनको ये सिडबी फंड्स प्रोवाइड करती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और ये डायरेक्ट नहीं आती, देखो ये आती है सिडबी, जो आती है वो आती है, द मेन एम ऑफ सिडबी इज टू प्रमोट फाइनेंस थ्रू, तो रीजनल रूरल बैंक से टाई अप क्या आती है, और रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट की बैंक होती है। रीजनल रूरल बैंक को नीचे दिखा हुआ है, रीजनल रूरल बैंक के अंदर 50% स्पॉन्सरशिप कमर्शियल बैंक करती है, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट करती है।
और ये रीजनल रूरल बैंक जो है ये सिडबी के वाया आती है, यानी इसको अगर रीजनल रूरल बैंक को पैसा पहुंचाना है किसके लिए, स्मॉल स्केल व्यापारियों के लिए, ताकि छोटा व्यापारी बढ़े, व्यापार बढ़ेगा, फल फूलेगा तो इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज होगी। जिस दिन अगर हमारा बिजनेस सेक्टर डाउन हो गया तो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू अपने आप नीचे गिरेगी। तो इसलिए व्यापार को फल फूलने के लिए, स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए रीजनल रूरल बैंक कराता है, और रीजनल रूरल बैंक को प्रमोट करता है सिडबी। कौन करता है, यानी सिडबी के, रीजनल रूरल बैंक सिडबी को फंड देता है, और सिडबी फिर किसको, कौन से व्यापारी को कितना फंड देना है, लोन देना है, वो तय करती है। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम मिनिमल होता है, नहीं के बराबर, क्योंकि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। ये मेन मोटिव होता है कि रूरल एरिया डेवलप हो, और दूसरी बात जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको डेवलपमेंट मिले, उनको डेवलपमेंट के लिए फंडिंग चाहिए, फाइनेंस, क्योंकि ग्रोथ एंड एक्सपांशन का एक ही फैक्टर है फाइनेंस, मेजर फैक्टर क्या है, समझा, क्लियर। तो रीजनल रूरल बैंक के अंदर पैसा किसका लगा होता है, अबे 50% कमर्शियल बैंक का, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 15%, और ये डायरेक्ट नहीं आती है, ये अपने ब्रांचेस नहीं खोलती, सिडबी के थ्रू आती है वाया, यानी आपको सिडबी के बैंक मिलेंगे, लेकिन रीजनल रूरल बैंक खुद के नहीं खोलती, ये सिडबी के थ्रू आती है। और इनका मेन मोटिव क्या है, फार्मर्स को, स्मॉल दुकानदारों को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर डेवलपमेंट करना, और उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। देखो एक बात सुनो, हमारे लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम खोल रखी है, ये अलग बात है कि हम लोगों को लेने नहीं आता, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। नहीं तो आपको बता दूं, अभी कल ही मेरे को एक स्टूडेंट आई थी, बोली सर मम्मी ने पता नहीं क्या किया, 2000 रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। क्या बात है, कोई तभी वो कार्ड खोला ना, मेरे को पता, मैं भी करा था, 2000 रुपए आ रहे हैं हर महीने, किसको चाहिए भाई, अरे है ना। तो मैं उसने सर मैं कल पूछ के बताती हूँ, मैं ऐसा कौन सा कार्ड है बताओ। तो ऐसे बहुत सारी योजना है गवर्नमेंट की, हमको पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है। समझा क्या आप लोग, क्लियर। इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप बातें नहीं करो। तो वैसे ही स्मॉल फार्मर्स को, बिजनेसमैन को बहुत सुविधा है, सिर्फ लेने वाला चाहिए। हमें लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम गलत है। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे गांव वाले हैं, वो लोग ये सुविधाएं लेते हैं, तुमको नहीं पता है। रूरल एरिया वाले एक्टिव है बहुत, हमको लगता है, लेकिन वो लोग सुविधाएं लेते हैं, उनको अगर मालूम पड़ा ना, एक को मालूम पड़ा ना, दूसरों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको आ रहा था कुछ तुमको। तो रूरल, अच्छा रीजनल रूरल बैंक का मेन मोटिव क्या है, सिडबी को फाइनेंस देना, सिडबी को, और सिडबी फिर कौन से स्मॉल स्केल बिजनेस को कितना लोन देना है, कौन सी क्राइटेरिया किसकी फिक्स करनी है, वो सिडबी देखती है। और सिडबी की ब्रांच अकोला में भी है, कारमल के बाजू में, कारमल स्कूल के एकदम बाजू में है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। दिखाऊं फोटो, ब्रांच ऑफ सिडबी इन अकोला। ब्रांच ऑफ सिडबी इन अकोला। ये आपने साइन वाली बैंक देखी कभी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये अकोला में भी है, लेकिन इसे दिखा नहीं रहा यार।
देखी थी मैंने। पक्का? अच्छा, मे बी फिर ओके, समझ में आया आपको? क्लियर? अब देखो यहाँ पे है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा वो चीजें। मैंने एक बार देखी थी, वो आईडीबीआई है कि एसबीआई? हाँ ठीक है ना। तो सिडबी एक बैंक है जिसको फंड्स देती है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, और आरआरबी के पास फंड्स आता है 50% कमर्शियल बैंक से, 35% सेंट्रल से और 15% स्टेट गवर्नमेंट से। नहीं ना बेटा, एक मिनट, 30 देखो 50, हाँ बराबर। स्पॉन्सर्ड बाय सम कमर्शियल बैंक, 50% सेंट्रल बैंक का है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का है। बराबर, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 35% कमर्शियल बैंक का है और 15% स्टेट का है। बॉयज, ये आपको एमसीक्यू में आता है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान उधर। मैं कोई शौक किया तो मैं तुमको नहीं बता रहा हूं, कोई शौक चढ़ा नहीं मेरे को। तो स्मॉल बिजनेसेस जो होंगे तुम्हारे, इंडस्ट्री वगैरह होंगी खुली अगर एमआईडीसी वगैरह में, और स्मॉल इंडस्ट्री में आ रहा है तुम्हारा बिजनेस अगर, तो आप इनसे फंड्स लोन लेते हो, आपको लोन मिलेगा इससे, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से भी सस्ता होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है एक्सचेंज बैंक। अब एक्सचेंज बैंक का मेन काम क्या होता है? वही, एक्सचेंज बैंक आर मेनली कंसर्न विद फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक आर रेमिटिंग, रेमिटिंग यानी पहुंचाना, पहुंचाना क्या? मनी फ्रॉम वन कंट्री टू, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स। फॉरेन बिल मतलब क्या होता है बताओ, चल बताओ। अरे फॉरेन बिल किसको बोल, सुनो, फॉरेन बिल यानी अगर आप सपोज इंडिया के कस्टमर हो, नहीं इंडिया का सप्लायर हो, आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी अदर कंट्री को, सपोज पाकिस्तान को आप माल पहुंचा रहे हो, अब पाकिस्तान को अपन माल पहुंचा रहे हैं, अब पाकिस्तान वालों पे भरोसा नहीं हमको, तो हम बोलते भाई कितने दिन की साइट चाहिए, तो बोलता 30 दिन की। हमने बोला 30 दिन बाद तुम कर गए तो एक काम कर, हमको बिल दे। तो हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन वो फॉरेन बिल होता है। फॉरेन बिल को वर्ल्ड बैंक का अप्रूवल होता है। किस होता है? हाँ, और अगर फॉरेन बिल किसी सप्लायर ने लिया है साइन करके, किससे? अपने कस्टमर से, तो वो पैसे बैड डेट नहीं होते, फिर नहीं तो उस देश की गवर्नमेंट को देना पड़ता है पैसा, उसकी देश की गवर्नमेंट को प्रेशर होता है कि इससे पैसे लेके दो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। जैसे अभी इंडिया ने सप्लाई किया माल और पाकिस्तान के कस्टमर ने बिल बना बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉरेन का एक्सेप्ट किया, तो अब वो पैसे डूबेगा नहीं। तो वो फॉरेन बिल अगर आपको डिस्काउंट करना है या फॉरेन बिल आपको यूज करना है, तो आप ये कौन सी बैंक थी? नहीं, एक्सचेंज बैंक में आप यूज कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो। एक्सचेंज बैंक क्या करती है? एक्सचेंज बैंक यानी आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप वो फॉरेन बिल दे दो, आपको पैसे देगी, खुद ही वो अपने कस्टमर से लेगी। हेल्पिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा फॉर द बैंक, एग्जांपल बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब एक्सचेंज बैंक है। क्या ये क्लियर पिक्चर आपको? तो ये इतने टाइप की बैंक्स आपको देखने को मिलती है जो बैंकिंग फंक्शन करती है, और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बैंक एस्टेब्लिश की गई है।
क्लियर? अब सिडबी को कौन फंडिंग देता है? हाँ, और सिडबी क्या काम करती है फिर? स्मॉल बिजनेसेस को और फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज को लोन देती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक फाइनेंस क्रिएट हो उनके पास, और उससे बिजनेस एक्सपांड कर पाए वो। एटलीस्ट बिजनेस फल फूलता रहे तो अच्छा है। अगर जिस दिन बिजनेस हैंडीकैप हो गया, हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर जाएगी, पूरी तरह। इकोनॉमिक कंडीशन क्लियर? समझा आपको? ओके, अब ये बैंक्स थे। अब इसके अलावा भी और भी न्यू बैंक्स आए अभी, मॉडर्न बैंक्स, और वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको बोलते हैं? सुन लो, ये 3-4 बैंक्स है जो नए नए मोड्स है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर द टाइप ऑफ नीश बैंक्स, नीश बैंक इन इंडिया। अब नीश बैंक का मतलब क्या होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक license and provide basic banking services to accept the deposit and lending. The aim behind this bank is to provide financial assistance to section of the economy not being served by the other banks such as small business units, etc. These banks can promote either by the individual or the corporate or trust or society. सुनो, niche bank किसको बोलते हैं? क्या होता है? ये न्यू मॉडर्न बैंक्स आए। आरबीआई ने बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये तो मानते हो इंडिया का, बराबर विशाल? आरबीआई ने बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बात मानते हो तुम लोग? तो आरबीआई ने लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू की थी, क्योंकि अगर आज किसी को बैंक खोलना है तो आपको पहले आरबीआई की एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा और लाइसेंस चाहिए। तो पहले क्या हुआ था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देकर बैंकिंग एक्टिविटी शुरू की गई थी, लेकिन वो बैंकिंग आज भी कम है। आज भी आप देखोगे जितने बिजनेस है उतने सारे बैंक बहुत कम है, बराबर कि नहीं? और बैंक ही अकेला एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फंड्स प्रोवाइड करता है। खैर हो दोनों, पीयूष खैर हो और आप भी खैर हो। खैर है बेटा, मैं अभी क्या बात कर रहा हूं समझा मेरे को? मैं अभी क्या बात कर रहा हूं? कौन सी बैंक के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ, अच्छा, पेमेंट बैंक चालू है अभी। ये हो गया पहला वाला? तो पहला वाला क्या चालू है वो बता ना। तो क्या बताया मैंने? देखो भी मैंने बता दिया पूरा। भी बता, ऐसा ऐसा क्या करना पड़ता? अबे करना ऐसे तो मैं बोलूं ऐसा ऐसा करना पड़ता, हो जाएगा तुमको? तो मैंने समझा दिया ना, बताना अभी। अच्छा, रिवाइज करना पड़ता? 2 मिनट 1 सेकेंड पहले समझाया ना। अभी तुमको एग्जाम्पल देके पढ़ाया, समझाया, बता फिर। अब इधर आ, इधर आ। क्या इशू है देखो? सर नहीं तो मैं उसीएम के लिए तो आ रहा, मैं आपको भी पता है, नहीं तो हाथ में नहीं। अबे तो समझना, तू उससे खेल रहा, वो इधर देख रहा, क्या रे? बगीचे में है क्या? अबे उसको ध्यान नहीं इधर है, अबे इधर देखना, इधर। इधर बैठ। फिर समझते नहीं कुछ भी। एग्जाम्पल देके पा रहा हूं, ध्यान दो ना। तो हुआ क्या, समझो। देखो सर, तो आरबीआई ने बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया ना, अब मोदी जी तो बोलने लगे कि भाइयों और बहनों खाता खोलो, खाता खोलो, खाता खोलो। तो खाता तो खोल दिया। अब खाता खोलने के बाद हुआ क्या? बैंक्स कम पड़ गए, यहाँ पॉपुलेशन और बिजनेस इतना ग्रोथ कर रहा कि बैंकिंग स्ट्रक्चर उतना पूरी नहीं पा रहा। अब बैंक जो पर्पस के लिए सर्व की गई थी, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो बैंक बोली यहाँ पे व्यापारी हो गए 100 मांगने वाले, और देने के लिए उतनी कैपेबिलिटी नहीं हमारी। फिर हमको आरबीआई का गला पकड़ना पड़ रहा, लाओ भाई रेपो रेट से
रीपर्चेस रेट से, याद है आपको, लिया ना भी रेपो रेट से। तो रेपो, अब आरबीआई बोलती मैं क्या पैदा करूं पैसे, कहां से लाऊं, हमारा खून पी रहे हो, तो बोलते पापा तो तुम ही हो हमारे, फादर है ना। तो जब बच्चे को पैसे की पप्पा से मांगते ना, तो अब सारी कमर्शियल बैंक बोलने लगी लाओ पप्पा पैसे लाओ। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बैंकिंग स्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए लाइसेंसिंग को थोड़ा फ्री कर दिया, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया। इसने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल अभी आरबीआई ने बोला ओए जिसको भी पैसे हैं एक्स्ट्रा सरप्लस, जिसको ब्याज का धंधा खोलना है आ जाओ हमारे पास, हम आपको लाइसेंस दे रहे, हम आपको लाइसेंस दे रहे और तुम बैंकिंग खुद का चलाओ। पहले अलाउड नहीं था ना, आप देखो पहले ब्याज पे पैसे बांटना अलाउड था क्या, लेकिन जो जो व्यापारी धनी व्यापारी है जिनको पैसा भरपूर पड़ा है सरप्लस है, उनको बिजनेस लगाना नहीं है पड़ा है, तो वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आरबीआई बोलती है काम करो तुम अपनी बैंक खोलो ना, हम दे रहे तुमको लाइसेंस ताकि बैंकिंग स्ट्रक्चर एक्सपांड हो। क्या हो, तो फिर वो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन को भी लाइसेंस दे दी गए कि भाई काम करो तुम ब्याज पे तो बांट ही रहे हो। अब आरबीआई बोलेंगे बिना बताए वैसे भी ब्याज बांट ही रहा, क्योंकि आज देखो मार्केट में मंदी होने के बाद भी अमीर अमीर कैसे ब्याज का पैसा है पूरा इंटरेस्ट। आप देखो लोगों के आज भी अगर देखोगे ना अमीरों के करोड़ों रुपए बांटे हुए, 2-3 लाख रुपए से महीने का इंटरेस्ट आ रहा। तो आरबीआई बोली वैसे भी नालायक बिना बताए हमको ब्याज से बांट रहे, तो एक काम करते हम ही लाइसेंस देते, लाइसेंस लेके ब्याज से बांटो ना, इससे क्या होगा गवर्नमेंट को एटलीस्ट पता चलेगा कितना पैसा बांटा हुआ है मार्केट में। और दूसरा अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग बैठे ना फिर असिस्ट करने के लिए। ऐसे क्या होता है, अगर ब्याज पे तुमने बिना लाइसेंस के पैसे बांटे ना तुमने और डूब गए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस भी नहीं होती बरा, उल्टा तुम्हारे ऊपर केस होंगी। इसलिए आरबीआई ने बोला कि काम करो हमसे लाइसेंस ले लो, और फिर इसलिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का नियुक्ति किया कि बोला जिस भी व्यापारी के पास या जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल को बैंकिंग खोलनी है आ जाओ हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, जान दो बड़े बैंकों के पास। इससे क्या हुआ, इससे बिजनेस सेक्टर में बैंकिंग स्ट्रक्चर बढ़ने लगा, और एग्जैक्टली गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि ये व्यापारी के पास सही में पैसा है कि नहीं है, क्योंकि ये पहले क्या था, पहले अनऑर्गेनाइज थे सब लोग। कौन थे ये, तो अनऑर्गेनाइज से इकोनॉमिक वैल्यू पता चल रही नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमिक देखो जो दिखता है वही काउंटिंग में आता है। तो हम गवर्नमेंट के एक्सपर्ट बोलेंगे सर व्यापारी खतरे में, मंत्री बोले नहीं व्यापारी खतरे में क्यों है, ब्याज पे लिए हुए ना पैसे, तो नहीं सर रिकॉर्ड में क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है हमारे पास। तो फिर इसलिए जो ब्याज का धंधा करते हैं, बिजनेस करना है तो ये बिजनेस करो, हम आरबीआई बोली हम आपको लाइसेंस चलो करो। तो फिर उसके लिए स्मॉल बिजनेस फाइनेंस बैंक खोला गया, उसको नीश बैंक बोलते हैं। इसलिए नीश बैंक का मतलब ही होता है, आप अगर नीश बैंक की मीनिंग पढ़ोगे तो वही होता है जो भी फाइनेंसर, जैसे गांव में साहूकार होते हैं, कौन होते हैं, और यहाँ पे ब्याज बांटने वाले पर्सन होते हैं फाइनेंसर्स को बोलते हैं। तो अभी इन फाइनेंसर को आरबीआई लाइसेंस दे रही है, क्या दे रही है, कि तुम खुद की अपनी प्राइवेट बैंक को करो, और वो फाइनेंसर को सिर्फ ग्रांटिंग लोन के लिए लाइसेंस दे रही है। तुमको अगर ब्याज पे पैसे रखने रखो इसके पास, इसको लाइसेंस है, तो वो आपके पैसे ब्याज पे ले भी सकता है और वो ब्याज पे आपको दे भी सकता है। तो ऐसे खुद में अपने आप में चलता फिरता उसने बैंक खोल दिया, उसको बोला हमने स्मॉल फाइनेंसर। अब ये स्मॉल फाइनेंसर बैंक जो है, ये मजे की बात क्या है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट यानी कोई भी कंपनी बन के भी कर सकते हो, यहां तो ट्रस्ट भी। और इसी के बेस पर ये बजाज फाइनेंस वाला वगैरह वगैरह जो है ना, ये इसमें इनकी क्राइटेरिया भी इसमें भी आ सकती है। कॉर्पोरेट बन के आप इसको, कंपनी बन के भी आप इसको फाइनेंस का धंधा आप खोल सकते हो अपना, यानी बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। समझा क्या आपको क्लियर? अब मैं आपको नीश बैंक के बारे में बता रहा हूं, ध्यान दो। नीश बैंक, नीश बैंक
According to Wikipedia, NIC Asia Bank was founded as Nepal Industrial and Commercial Bank on the 21st of July 1998. niche bank. According to Wiktionary, to make a mint, to make a bundle. लिखने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग बन जाएगी वो। NI देखो, it offer product and service that are designed to meet the specific needs of the audience. क्या बोल रहा हूँ? niche banks are alternative to traditional banks. जो पुरानी बैंक के जो ऐसे ब्रांच बन के चलती थी, आज वो अल्टरनेटिव ऑप्शन है उनका. They clearly understand who they wants to help and that tailor their banking approach to serving their target market. यानी जो भी उनको जो भी रीच करेगा, अप्रोच करेगा किनको, ये फंड्स प्रोवाइड करने में, उनको नीश बैंक आ गया है सिंपल भाषा में. समझा क्या आपको क्लियर? देखो लिखा हुआ है नीश बैंक में हैव ब्रांचेस और दे में बी ऑनलाइन ओनली. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई स्मॉल ये बजाज फाइनेंस वाले आए, ये जो आज लोग आपको आप देखो आज आपको लोन मिलता है इजीली, ऑनलाइन भी मिलता है, तो ये जो लोन दे रहे हैं ये नीश बैंक है. अभी जैसे एग्जाम्पल है 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ था, 3 दिन पहले नहीं, 1-1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मेरे पास ना एक स्टूडेंट का थोड़ा वल्गर इमेज आया था. हाँ मेरा स्टूडेंट था, एक्स स्टूडेंट था वो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिक. वल्गर यानी क्या हुआ था, उसमें उसको एडिट करके कुछ तो भी गंदा पोस्ट डाला था उसके अंदर. तो मैंने डर गया भाई क्या हो रहा है भाई, इसका वायरल कैसे हो रहा था. मैंने उसको फोन किया, मतलब ये मेरे को कोई तो भी और नंबर ऐसा था जो उसमें कॉलिंग लगी नहीं रही थी, व्हाट्सएप पे आया था मेरे को. थोड़ा अब्यूजिव इमेज था वो. सुनने वाली बात है, समझो उस चीज को. तो फिर मैंने उसको फोन किया कि भाई तेरा ये फोटो है, क्या है, क्या मांग रहा है. तो उसमें सर वो एक्चुअली ना मैंने एक लोन लिया था 10-15 हज़ार रुपए का. सुनने वाली बात है, ऑनलाइन लोन लिया था मैंने, अब उनका पेमेंट नहीं करूँ तो अभी वो ऐसे मतलब सबको इमेजेस कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले उसका अकाउंट हैक किया, मोबाइल कॉन्टैक्ट. पहले वो लड़के का मोबाइल कॉन्टैक्ट हैक किया एप्लीकेशन से, और मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे उन सबको वो इमेज गई थी. तो उसको उसने बोला सर आप नहीं 10 कम में से 15-20 लोग की मुझे फोन आ गया अभी के अभी. मैंने क्या लोची करता है, बोला हाँ सर लोन लिया था वो पेमेंट नहीं हुई है तो इसलिए अभी वो ऐसा कर रहे हैं. तो वो बैंक थी ऑनलाइन, वो नीश बैंक थी. बेटा देखो क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि ऑनलाइन लिया है अपन ने, यहाँ तो बैंक है नहीं, ऑफलाइन क्या करेगी, बट वो क्या करती है वो उनको पता. और दूसरी बात क्या है, नंबर भी कौन सा था जहां पे ना डबल जा रहा कुछ ना रहा, आ रहा कुछ समझ में. तो उसको एक्चुअली वो बैंक वालों की गलती नहीं थी. गलती क्या थी, वो पर्सन की इसने लोन लेकर रिडीम नहीं कर रहा. भाई तू क्या समझ लगा वो ऑनलाइन है तो छोड़ देंगे देखो वो पैसे, पागल है क्या ऐसी बांट रही वो लोन. अरे सिंपल है, इतनी बड़ी सर्कस वो ऑनलाइन चला रही बिना ब्रांच के, तो वो क्या ही कर सकती होंगी, तुमको पता क्या आइडिया क्या उसकी. तो ऐसे समझा आपको क्लियर. तो दे में भी ऑनलाइन, नॉट इन ऑफलाइन ओनली. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. अब तीसरा है पेमेंट बैंक. अब पेमेंट बैंक कौन सी आती, पेमेंट बैंक यानी ऐसी बैंक जो, ध्यान दो तो सुनो, पेमेंट बैंक के अंदर
पेमेंट बैंक के अंदर सुनो ध्यान दो, उसका मेन काम क्या है, मैं आपको ऑनलाइन करा रहा हूँ वो चीज। पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देती, लोन वो आपको सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए रखने के लिए देती है। अपना पैसा आप रखो हमारे पास, और यहां तो आपको पहुंचाना तो पहुंचाओ। जिस एग्जाम्पल में पेटीएम, अब पेटीएम में आपको मालूम बैंक ऑप्शन है। अब पेटीएम की जो बैंक है वो पेमेंट बैंक में आती है। बीच में वो एयरटेल वाले की एड आ रही थी, एयरटेल बैंक, वो एक दीदी आज कॉलेज का लास्ट दिन है फीस भरने का, तो फिर बोलती ऐसा है जा अपने रिटेल स्टोर पे कहीं भी जा, वहां पे अगर जो एयरटेल ऑथराइज डीलर होगा उसको जाके बोल वो दिखा मैं तेरे को भेजती, तो यहाँ से वो पैसे भेजती, तो पेमेंट वो पेमेंट बैंक है। वहाँ ये एक वॉलेट की तरह मन होता है, लेकिन इसको वॉलेट नहीं बोलेंगे अपन, ये एक बैंक काम करता है। लेकिन बैंक के अंदर आप इसके अंदर से पैसा रख सकते हो, लोन नहीं मिलेगा इस पे, इसलिए आपको बकायदा एटीएम मिलेगा, कार्ड आएगा आपको बकायदा एटीएम का, लेकिन इसमें आपको लोन नहीं मिलता। नहीं, पेमेंट लोन, पेमेंट जो है पेमेंट बैंक जो है वो आपको सिर्फ डिपॉजिट रखने के लिए देती है, बाकी लोन नहीं देती है। जैसे अभी आप देखो, आप जैसे वॉलेट में रखते हो पैसे, वैसे आप इन बैंक में रख सकते हो पैसे, तो इनको बोले पेमेंट बैंक। तो आजकल ऐसी बैंक भी एस्टेब्लिश की है आरबीआई ने। ये बैंक आपको बकायदा चेकबुक देगी, बैंकिंग सर्विस देंगी, बकायदा आपको ये क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड भी देंगी। आप देखो बीच में पेटीएम का एटीएम कार्ड आया था, पेटीएम का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जैसा आया था, जिसके थ्रू आप पैसे निकाल सकते हो, आप पैसे पहुंचा सकते हो फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, लेकिन इसमें आपको लोन नहीं देगी वो। तो ऐसे बैंक को नाम दिया है पेमेंट बैंक, जिसके थ्रू आप खर्चे एक्सपेंसेस पे कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक वॉलेट, बट इसको वॉलेट नहीं बोलते, बैंक बोलते हैं। आरबीआई ने ऐसे भी अप्रूव किया था। समझा आपको क्लियर? तो पेमेंट बैंक भी काफी अच्छा कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है ये भी, तो इसलिए ये भी टाइप्स, मॉडर्न टाइप्स में आपको बताया गया है, न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर मैंने खत्म किया है। अब फटाफट लैंग्वेज शुरू करते हैं, निकालिए, फर्स्ट टॉपिक खत्म करते हैं। अब बिजनेस सर्विस हो चुका है अपना, अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक बैंकिंग। अब बैंकिंग में 2 मिनट ध्यान दो, जहां नया वर्ड आएगा वहां रुकूंगा, बाकी फटाफट हाँ वो जब आएंगे ना यहाँ पे तब करेंगे। छोटा स्मॉल वो है कंसेप्ट, उसमें एटीएम वगैरह दिया हुआ है, तो जब आएंगे तब पढ़ा दूंगा आपको इसमें। चलिए, व्हाट इज बैंकिंग, ध्यान उधर। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। बेटा आपकी नोट्स कहाँ हैं? सत्संग सुनने आया मेरा। बेटा लिखना पड़ता है फिर भी कंसेप्ट्स। टाइम पास मत कर। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन डील्स विथ मनी, तो एक बैंक ही है जहां पैसों की बात आती, वहां बैंक को याद करते हैं। एंड क्रेडिट उधारी, लोन देना। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो बैंक डिपॉजिट करती है, लोन अमाउंट पहले लेती है, फिर यही पैसा लोन पे चढ़ाती है। एंड ग्रांट लोन एंड एडवांसेस। अब लोन्स में और एडवांस में क्या अंतर है, मैंने इसके पीछे आपको पूरे डिफरेंस समझा दिए। बता क्या है? कल के पहले हुआ था, तो फिर आ रही क्यों? ये बाद में वाला काम मत कर। अच्छा, मैंने लोन से एडवांस का डिफरेंस मॉर्निंग में चलाया था, मैंने एनिमेटेड आपको वीडियो दिखाया था इसका। मैंने आपको डिफरेंस बताए थे पूरे, चल बता। हाँ बिल्कुल, बता लिया।
तू अगर ये सोच रहा है कि एंड टाइम पे सब होगा तो कुछ नहीं होगा, अभी करते जा। हाँ 2 मिनट यहां पे ध्यान दो प्लीज। It accepts deposit from public and grant loans and advances to those who are need of funds. तो लोन किसको देती है? जिसको जरूरत है, फॉर दी वेरियस पर्पस। अब बताओ बिजनेस के अंदर कितने पर्पस है? आप बताओ बिजनेस के अंदर फंड्स की पर्पस कितनी है? खैर है, वेरी गुड। फिक्स कैपिटल एंड फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिजनेस का सेंटर पोर्शन क्या है? फाइनेंस, क्योंकि सारे डिसीजन फाइनेंस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, राइट? एंड बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, और बैंक एक जरिया है जिसके थ्रू हम फाइनेंस करते हैं। एक दिन बैंक बंद होती है तो हमारा पूरा व्यापार रुक जाता है। आप देखो, भले वो लोन देता नहीं है लेकिन बाकी फंक्शंस तो करता है, तो वहां पे हमारा बिजनेस बन जाता है। आज देखो मोदी जी ने पूरा बैंकिंग सिस्टम से करने को बोला है हमको, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आपने हमको बिजनेस को डिपेंड तो कर दिया। आज देखो, आज आप कैश में पैसे ले सकते नहीं एक अमाउंट के ऊपर, आपको पता है, आपको पूरा पेमेंट बैंक से करना है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि बैंकिंग 24/7 चालू है क्या? फिर अगर आप बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखो, यही तो हमारी गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की ड्रॉबैक है कि हमको वो स्विच करते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर ही कॉम्पिटेंट नहीं करते। फिर आज ये बात तो मानते हो कि पहले से बिजनेस पूरी तरह बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, बट क्या बैंकिंग उतनी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ क्या? आज भी बैंक वालों को सैटरडे संडे ऑफ चाहिए। भैया तुम तो ऑफ लेते हो, हमारा व्यापार का क्या होगा? हम तो ना ऑफ लेते। अरे सिंपल है, बैंक वाले तो खुला बोलते कि सैटरडे जाओ रे बंद है हमारे यहाँ, तुमने तो बंद करके बैठ गए। लेकिन इधर जो हमारी दुकानदारी है वो रह जाती ना, क्या सैटरडे को धंधा नहीं करे, क्या संडे को धंधा नहीं करे? तुम सिर्फ बड़ी दुकान सोच रहे हो, कंपनी भले बंद होती है मानता हूं मैं, लेकिन छोटा व्यापारी बंद करता क्या वो? तो उसका तो आपने बैंकिंग में लगा डाला पूरा, सही कि नहीं? तो बैंकिंग को स्विच तो किया, लेकिन स्विच करने के बाद आपने वो स्ट्रक्चर कॉम्पिटेंट कहां बनाया? वो तो पहले कॉम्पिटेंट ना, बैंकिंग 24/7 दो ताकि मेरा रात को 10 बजे माल आए। अगर व्यापारी को, मैं सप्लायर को बोलता हूं मेरे को माल भेज, तो क्या बोलता है? पहले पेमेंट भेजो, है ना? तो अगर मेरे को 9 बजे माल चाहिए और 9 बजे बैंकिंग बंद होगी तो मैं कहां से करूंगा? तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे कॉम्पिटेंट हो। मानता हूं ई बैंकिंग का कंसेप्ट बड़ा हुआ है, लेकिन उतनी वास्ट कंसेप्ट कहां है? आज मैं 9 बजे रात को डिपॉजिट करने जाता हूं तो मशीनें काम नहीं करती, ये फैक्ट है। मशीन में आज डिपॉजिट होता मानता मैं, लेकिन कितनी मशीनरी कॉम्पिटेंट है वो बताओ? 2-3 बार तो मेरे पैसे अटक गए, लिटरली 20-20 हजार रुपए डिपॉजिट करो, अटक जाते, आते नहीं अकाउंट में, मशीन ही हैंग हो जाती। फिर 3-4 दिन बाद बैंक के पास जाओ, बैंक बोलती हाँ पूरी मशीन जब भर जाएगी ना फिर काउंट करेंगे हम, फिर काउंट करने में ज्यादा पैसे आएंगे, उतने आपके नाम पे एप्लीकेशन लेके जाओ, हम डाल देंगे। फिर पैसे डालती, लेकिन कब आते? 15 दिन बाद। पंद्रह दिन का जो मेरा काम अटक गया, मेरे पास सरप्लस है नहीं सपोज, तो मैं कहां जाऊं? तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। नहीं तो बैंकिंग सबसे बेस्ट है, और आज कहीं ना कहीं मैक्सिमम बिजनेस का डायरेक्ट कनेक्शन बैंकिंग से है, क्योंकि फाइनेंस से डील बैंकिंग करती है हमसे डायरेक्टली। आज वॉलेट्स दिए, ये बात मानता हूं कि ई वॉलेट्स है, अभी निर्मला सीतारमण जी उसको भी पीछे पड़ी है। पहले क्या होता था, बैंकिंग में जीएसटी नहीं लगती थी, वॉलेट के थ्रू गूगल पे वगैरह करो तो। अब उनका बोलना है कि इस पे भी जीएसटी दो, हमको सर्विस दे रहे हैं। तो अभी अगर मैं गूगल पे से किसी को 20,000 ट्रांसफर करूं, उस पे भी अगर मैं जीएसटी भरूं, तो फिर मैं बोलूंगा भैया मैं कर ही नहीं रहा हूं, हर चीज में तुमको जीएसटी चाहिए, तो मैं जी क्यों रहा हूं, रहने दो। कल जब मेरे को एयर मिलेगी ना तो बोलना उस पे भी जीएसटी लो। अबे सिंपल है भाई, तुम फिजिकल तो ले ही रहे हो, आप फिजिकल जाओ, लोन ले जाओ, लोन उस पे भी जीएसटी लगती, मालूम है आपको? मालूम नहीं तुमको?
लोन अप्रूवल की प्रोसेसेस में जीएसटी इंक्लूड होती है। सर्विस ले रहे हो ना आप इंडिया की, तो अभी वो निर्मला सीतारमण जी ने उस दिन अनाउंस किया था कि गूगल पे के ट्रांजैक्शन पे जो वॉलेट है यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगने वाली है। और अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगाओगे तो फिर भाई बोलना बस हो गया, फिर हर चीज में तुमको ही देते बेटे, तो हम अपना घर लूट के तुमको दे रहे दो। अब तुम ही बताओ, यूपीआई पे अगर जीएसटी लगा दिया तो व्यापारी लेगा क्या पैसे? चाहिए ही नहीं। यानी आप बैंकिंग स्ट्रक्चर को हैंडीकैप कर रहे हो ना फिर से। आज सिंपल है, मैं एक साधारण व्यापारी हूं, मैं एक दुकान में मार्जिन कमा रहा हूं अगर 2 रुपए, और वो बोलता है कि भैया 10,000 का गुड्स है, कमा रहा हूं सपोज 50 रुपए। अब 10,000 रुपए पे 18% जीएसटी बोलती बैनर ये निर्मला सीतारमण जी हमको दो, तो बस फिर हो गया, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अब 10,000 रुपए पे 18% कितना होता? 180 रुपए, 1800 रुपए। अब 10,000 रुपए पे 1800 रुपए अगर हो रहा है जीएसटी, जान दो 5% पकड़ो, 5% की क्राइटेरिया में भी आ गई। 5% कितना होता? 10,000 रुपए 500, तो 500 तो मेरी मार्जिन भी नहीं होंगी। 10,000 रुपए में 500 तो कमाऊं मैं, अरे 500 तो कमाऊं सिर्फ, तो उतनी तो मार्जिन में नहीं है। निर्मला सीतारमण जी बोलती है हमको दो उतना पैसे। तो यूपीआई को जीएसटी के दायरे में कैसे ला सकते बताओ मुझे आप? सही कि नहीं? अगर एक ट्रांसफर हो रहा है 10,000 रुपए का और 5% की क्राइटेरिया में मिलाए, कम से कम तो 5% फर्स्ट लैब 5% गई ना, तो जीरो वाला में लाना, तो लाना ही क्यों है उसको? कम से कम 5 वाली तो लाएंगी। अब 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन में 500 रुपए अगर मैं यूपीआई में अगर मैं जीएसटी दूं सामने वाले को, तो मुझे कितने की पड़ गई चीज? वो बिजनेसमैन तो बोलेगा मेरे अकाउंट से नहीं कटना चाहिए, यानी जो यूज करेगा जीएसटी भरना उसको ही है। फिर 10-500 पड़ गई ना मेरे को चीज वो, तो फिर महंगाई तो और बढ़ेगी ना, क्या होंगी फिर? क्योंकि अगर गुड्स की वैल्यू बढ़ी तो सर्विस सेक्टर वाले अपने आप भाव बढ़ा देंगे। अरे सिंपल है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे को नोट्स ही बढ़ गया तो मैं कहूंगा मेरे को नहीं पढ़ रहा, बढ़ा के दो। डॉक्टर बोलूंगा 80 के 100, 200 लूंगा 400, अरे उसके खर्चे बढ़ गए ना। समझा आपको क्लियर? तो ऐसे कोई भी चीज पे कोई भी चीज नहीं होती, और इससे क्या इम्पैक्ट होता है? पूरी साइकिल बनी बनाई बिखर जाती पूरी। बेटा ये सब बिजनेस को अफेक्ट कर रहे फैक्टर्स। नेक्स्ट, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी एंड बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। क्या है? विच इज प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेसमैन। लोन पे जीएसटी लगती है, बता दूं मैं तुमको। हाँ, प्रोसेसिंग फी बोलते हैं उसको। प्रोसेसिंग फी के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड होती है। बिजनेस बैंक इंकरेज सेविंग हैबिट्स। कैसे बढ़ाती है सेविंग? बताओ बताओ विशाल, बैंक सेविंग हैबिट्स कैसे बढ़ाती है? हाँ, अगर तुमको मालूम है कि मेरे को एफडी पे ज्यादा मिल रहा बिजनेस से, तो मैं एफडी करोगे। एफडी क्या होगी? सेविंग हैबिट्स एक प्रकार का। Among the individual and thereby makes funds available for their use as when required। और जब उसको जरूरत है तो वो पैसा निकाल भी सकता है। अब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेशन बहुत घातक होती है पढ़ाना, क्योंकि सबसे हेक्टिक काम है वो। इसकी लैंग्वेज एक समझ नहीं पड़ती है, क्या क्या कवर करना है। देखो ध्यान दो इधर, क्या बता रहा है, सुनो सुनो अब क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो, एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई ने बनाया हुआ है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक के लिए क्या बोला, सुनो। बैंकिंग कंपनी इज वन, यानी बैंकिंग कंपनी यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग कर रही है, उसको नाम दिया है बैंकिंग कंपनी। क्या बोला उसने? बैंकिंग कंपनी किसको कहेंगे? ऐसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसको नाम दिया उसने बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी इज अ वन विच ट्रांजैक्ट्स
ट्रांजेक्शन है बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना, एक्टिविटी परफॉर्म करना, ट्रांजैक्ट। द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जहां पे वो बैंकिंग करके बिजनेस कर रही है, क्योंकि बैंकिंग का भी मेन मोटिव क्या है, अर्निंग। कमर्शियल बैंक का बताया ना आपको, तो वो बिजनेस करेगा अगर ये, लेकिन कौन सा बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, यानी सर्विस देकर कमाना। कौन सी, बैंकिंग की सर्विस देकर। और बैंकिंग की सर्विस में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन दोनों आते हैं। क्लियर यहां तक है? विच मीन्स टू एक्सेप्ट, विच मीन द एक्सेप्टिंग, जिसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, विच मीन्स एक्सेप्टिंग, जो एक्सेप्ट करे, ताकि हम लैंड कर पाए, दे पाए। हम एक्सेप्ट ही इसलिए कर पाए ताकि हम दे पाए, क्योंकि बैंकिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट, डिपॉजिट, ग्रांटिंग। देखो बता रहा है, विच मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, ताकि हम ले पाए इस पर्पस के लिए, ताकि हम दे पाए। देने के लिए वर्ड यूज किया लेंडिंग, क्या यूज किया है, यानी ग्रांटिंग। और इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट, कौन सा पैसा, जो डिपॉजिट ऑफ मनी है, डिपॉजिट ऑफ मनी जो हमने एक्सेप्ट किया, यही है यहां से, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द, किससे, पब्लिक से। और पब्लिक को फिर रीपेबल कैसे करना है, रीपेबल ऑन डिमांड, जब उनकी इच्छा हुई तब। डिमांड अकाउंट बनाया ना अपन ने, डिमांड अकाउंट कौन कौन से बताओ, सेविंग और अदरवाइज, या तो और कोई तरीका होगा तो उससे, या तो विड्रॉल करे खुद बाय चेक, चेक द्वारा पेमेंट करे, या तो ड्राफ्ट से पेमेंट करे, या तो जब वो बोले तब ऑर्डर, ऑर्डर। और इसके अलावा और कोई भी तरीका होगा उससे रीपेबल करने के सब तरीके ये। ऐसे एक्टिविटी को बैंकिंग एक्टिविटी कहा गया है, और ऐसी कंपनी को बैंकिंग कंपनी कहा गया है। फिर से एक बार, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है, सुनो, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांजैक्शन करता है, किसका, बैंकिंग ऑफ बिजनेस का, यानी बैंकिंग करके व्यापार करता है, जिसके अंदर वो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट ऑफ मनी पब्लिक से, ये देखो ये रहा, ये पहले मैं इसको यहां लेता हूं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ, देखो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन कर सकता था वो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक लिख, एंड फिर लिख फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, बराबर ही नहीं, लेकिन उसने जानबूझ के क्या एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टिंग इधर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, ताकि हम दे पाए क्या, या इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि अगर कंपनी लोन नहीं देती नहीं है तो डायरेक्ट आरबीआई को भेजती है, तो आरबीआई को भेजना है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आरबीआई भी फिर कंपनी की सिक्योरिटी खरीदती है ना, तो इट्स इन्वेस्टमेंट। क्या है वो, तो ताकि वो ले पाए इस पर्पस के लिए, ताकि वो दे पाए, या अगर दे नहीं पाए तो उधर दे पाए, ताकि वो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर पाए। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या, डिपॉजिट ऑफ मनी, अब एक्सेप्ट तो कर लिया, अब वापस देना है कस्टमर को, तो रीपेबल करना है। अब रीपेबल किससे करना है, जब वो बोले उससे, इसलिए कंपनी ने दो अलग अकाउंट बनाए, डिमांड अकाउंट, कि जब तुम्हारा इच्छा हुआ लेने आओ पैसे, या तो कोई और तरीका होगा देने का तो उससे। क्यों पूछो, क्यों, ये अदरवाइज देखकर ना इसने कवर कर दिया डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि आरबीआई को पता था कि समय अनुसार मोड ऑफ रीपेबल अलग अलग निकलेंगे। आज गूगल पे करते हो तो गूगल पे से रीपेबल नहीं होता, तुम्हारा पैसा, जिस तुम्हारे बैंक में 50,000 पड़े थे, तुमने किसी को 5,000 दे दिए, तो 5,000 रीपेबल हो गया ना तुम्हारा, तो वो अदरवाइज में आता। कहां आता वो, क्योंकि जब ये डेफिनेशन बनी थी तो आरबीआई को पक्का पता था कि समय के अनुसार नए नए मोड्स रीपेबल के निकलेंगे, वापस करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करेगी मनी तुमसे बैंक, काय के लिए, ताकि लोन पे चढ़ा पाए। अब वो जो तुमसे एक्सेप्ट किया डिपॉजिट मनी, वो तुमको वापस देना पड़ेगा ना, तो देने के लिए उसने वर्ड यूज किया रीपेबल। अब कैसे, जब तुम्हारी इच्छा हुई तब, इच्छा हुई कि जाते ना बैंक में पैसे लेने, भाई विड्रॉ स्लिप लो, ये लो पैसे दो मेरे को, तो ऑन डिमांड, ऑन, या तो अदरवाइज में नए नए मोड्स आते रहते हैं। अदर जीपे हो गया, अब तेरे अकाउंट में पैसे पड़े, ठीक है,
अब तूने 5,000 रुपए एसके अकाउंट डाल दिए, तो तेरे बैंक से पैसे गए कि नहीं गए? तो तूने अपने पैसे रीपेबल किए कि नहीं किए? तो वो अदरवाइज में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि इसके अंदर वो मोड नहीं है जो अभी चल रहा। तो समय के साथ नए नए मोड आएंगे, इसलिए वो कवरेज करने के लिए उसने वर्ड यूज किया है अदरवाइज। समझा आपको क्लियर? फिर यहाँ तो विड्रॉल बाय चेक, अगर किसी को चेक दिया, क्योंकि चेक तो सदियों सालों से चल रहा ना, लेकिन वो अदरवाइज देकर उसने नए नए मोड ला लिए कि जब समय अनुसार नए मोड आएंगे तब चलेगा। जिसने आरबीआई को एक्सेप्ट किया, जो आरबीआई एक्सेप्ट करेगी वो नए नए मोड्स उसने अदरवाइज में रीपेबल में ला लिए। समझ में आया आपको क्लियर? ड्राफ्ट करते हो आप? ड्राफ्ट किसको किए हो आपने? हाँ, तो बेटा ये डेफिनेशन भी कब बनी है, लेकिन मोड बदला क्या, बन क्या? क्यों? ड्राफ्ट आज भी चलता है। आप अगर किसी एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट तो ड्राफ्ट करते हो, मालूम है आपको? ऑर्डर ड्राफ्ट करते हो। फिर यहाँ तो ऑर्डर, अब ऑर्डर है क्या? जैसे आप कोई बैंक में चेक लगाते हो तो इट्स वन टाइप ऑर्डर, क्या है वो? लेकिन बैंक में एक और भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं बैंक के अंदर। वो सारे इंस्ट्रूमेंट अगर बैंक को ऑर्डर करेगी रीपेबल करो, मैं बोल रहा हूं, तो वो ऑर्डर में आ गया। यहां तो इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन बचा, वो उसने फिर से अदरवाइज यूज किया वर्ड। तो ऐसे रीपेबल होता है कस्टमर का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। लेकिन कस्टमर का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करना है? ताकि हम लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट कर पाए, ग्रांटिंग कर पाए या इन्वेस्टमेंट कर पाए। ऐसी एक्टिविटी को बैंकिंग कहा गया है। सिंपल। अब ऑक्सफोर्ड वाला फिर से आया। ड्राफ्ट के ऊपर पूरी पिक्चर है बेटा। ड्राफ्ट जिस एग्जाम्पल देखो, आप ना किसी एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट पैसे डालते थे ना, तो आपको मनी रेमिटेंस के लिए ड्राफ्ट भरना पड़ता था पहले। जैसे आज भी आप गवर्नमेंट के सारे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम मालूम है आपको? एमपीएससी, यूपीएससी, हाँ, तो एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम दोगे ना आप, यहाँ कोई रेलवे भर्ती होती है तो आपको उसकी फीस लगती है। गवर्नमेंट को 200 रुपए 300 रुपए फॉर्म के देने पड़ते हैं। तो वो फॉर्म, एक अकाउंट आता है, अकाउंट नंबर, उस पर आपको पैसे देना पड़ता है। तो आप मनी ड्राफ्ट करते हो बैंक में जाके, वो नंबर लिखकर वो बैंक की स्लिप भर के आप बैंक को देते हो, उसको ड्राफ्ट बोलते हो। समझा आपको क्लियर? तो गवर्नमेंट आज भी ड्राफ्ट लेती है, या तो फिर चेक लेती है। क्या लेती है? अब 200-300 रुपए का चेक बनाना पड़ता नहीं, क्योंकि 3 रुपए का तो मेरा चेक का प्राइस एक, आपको मालूम है चेक फ्री में नहीं आता ना, लेकिन ड्राफ्ट फ्री में आता है। बस उस विड्रॉल स्लिप जैसे होता है वो भी, बस वो बड़ा फॉर्म होता है थोड़ा। समझा आपको क्लियर? अब वो जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक मैं क्या पढ़ाऊँ। अभी टैली वाले ने दिखा दिया तुमको, वो उसका काम है, क्योंकि टैली वाला आपको चेक बुक वगैरह दिखाता है ना, स्लिप बुक, वो आजकल शॉर्टकट चला रहा है क्योंकि नॉन एकेडमिक है ना। नॉन एकेडमिक क्या होता है? अपने मन मुताबिक क्वेश्चन बनाओ खुद ही, निपटारा करो, बोला हो गया तो 5,000 रुपए दो। नॉन एकेडमिक यही होता है, प्रेशर नहीं होता है गवर्नमेंट ऊपर से। हमने जब टैली पढ़ा था ना, हमको ड्राफ्ट, चेक बुक, रिसिप्ट बुक, ये सब हमने पढ़ा था हमारे टाइम पे। तुमने तो फाइनल अकाउंट भी नहीं पढ़ा होगा मैन्युअली। हमारे टाइम पे मैन्युअली फाइनल अकाउंट था। कोई कोचिंग क्लास चलाता है, कोई नहीं चलाता है। ये नॉन एकेडमिक का ये बेनिफिट है, ये लोग बस बोलने को होता हो गया। समझा कुछ? मैं बोलता अगर क्वेश्चन नॉन एकेडमिक का ड्राफ्ट ही करना है तो दिखा के करो भाई, हम ये पढ़ाएंगे एटलीस्ट। बस बोलते टैली ईआरपी टैली ये पढ़ाओ, क्या पढ़ाओगे उससे बताओ ना, क्योंकि बच्चे को तो दुनिया होती दिखती जितनी टीचर दिखाता, दुनिया बहुत बड़ी होती उससे। लेकिन एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कुछ शाम को नहीं, क्यों? हाँ, अब अच्छा, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट क्या बोलते हैं आपको? हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड निकल, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बैंकिंग की डेफिनेशन यूनिवर्सल है। ये सिर्फ इंडिया में चलता है, लेकिन ये पूरा यूनिवर्सल बताया उसने।
क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो तो पूरी दुनिया में चलती है। ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बैंकिंग की डेफिनेशन क्या लिखी देखो, बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट। इसने बैंकिंग नहीं बताया, उसने बैंक के बारे में बताया, बैंक के बारे में। बैंक यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक बनाया ही जाता है, बनाने के लिए उसने यूज किया एस्टेब्लिशमेंट। बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द कस्टडी ऑफ मनी, ताकि पैसों की देखरेख हो। कैसे? बैंक जब आपसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट तो अपनी गारंटी लेती है कि हमको देख के दो, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ कस्टडी। क्या हो गई वो? मनी कस्टडी, विच इज पेज आउट ऑन कस्टमर डिमांड, जो कस्टमर को उनके डिमांड पे वापस करे। विच इज पेज आउट ऑन कस्टमर्स डिमांड। अब अगर तुम लोग, हाँ ऑर्डर वही हुआ ना, कस्टमर ऑर्डर डिमांड। सुनो तुम ध्यान दो, अब अगर मैं ये रीपेबल से हटा दूं तो ऊपर की डेफिनेशन बहुत इजी है। देखो कैसे, मैं आपको ये रीपेबल के बाद जो है ना वो हमको देखना पड़ता है, बाकी पूरी इजी है। देखो अब मैं मेरे साथ सभी लोग बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की आप डेफिनेशन बोलोगे। ओके चलो, एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, banking company is one. Banking company is a which transact the business of banking, in which means चलेगा दोनों, which means accepting for the purpose of lending और इन्वेस्टिंग। किसके लिए बात कर रहा हूं पीछे? आरबीआई। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। जो डिपॉजिट किया था ना मनी, वो एक्सेप्ट किया था हमने। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल। अब पब्लिक को रीपेबल करना है जिनसे लिया था, तो रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और विड्रॉल बाय चेक, ऑर्डर, ड्राफ्ट और एनी अदर फॉर्म, उसको नाम दिया अदरवाइज। क्लियर? इजी थी। अब ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन क्या बोला सुनो। कल क्यों? कुछ नहीं, शाम को, अभी। हाँ, अब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, बहुत इजी है। सुनो, बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द कस्टडी ऑफ मनी। अब पर्पस क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि वो उसका पर्पस है। क्या है उसका वो? हाँ, फॉर द कस्टडी ऑफ मनी विच पेज आउट। कैसे? ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। बस। अब डेफिनेशन समझ में आई? एक ने बैंकिंग समझाया है, एक ने बैंक को टारगेट किया है। हाँ। ये पैराग्राफ मैं खत्म करूंगा, तुम बोलो नहीं बोलो। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो ये टॉपिक ना तुमने इतना पढ़ लिया है कि नीड ही नहीं है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक डिपॉजिट लेता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और ग्रांट करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दोनों की मार्जिन जो है उसकी वो कमाई, देखो वही है। एंड गिव्स लोन एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर बाय मेक्स द प्रॉफिट। इस तरीके से बैंक कमाता है, इसलिए बैंक की मेजर इनकम भी इंटरेस्ट ही है और मेजर एक्सपेंस भी। आगे बीबीए, बीकॉम, महाराष्ट्र अमरावती यूनिवर्सिटी से करोगे तो उसमें आपको फाइनल अकाउंट है बैंकिंग कंपनी का,
क्या है? तो उसमें फाइनल अकाउंट जो आपने सुनो, जो आपने फाइनल अकाउंट आपने ऑर्डिनरी किया हुआ है ना, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, ये नहीं बनता, उसमें बनता है शेड्यूल। क्या बनता है? क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्यों बनेगा? क्योंकि ट्रेडिंग बनेगा ही क्यों, वहां गुड्स थोड़ी ना है, बैंक क्या कभी गुड्स से डील करती क्या? तो वहां फाइनल अकाउंट बनेगा, प्रोफार्मा अलग होता है। सुनो, तो उसमें एक इंटरेस्ट का बड़ा शेड्यूल बनता है और सबसे मेन शेड्यूल बनता है, इंटरेस्ट पेड का अलग और इंटरेस्ट रिसीव का। सबसे भारी एक टॉपिक आपको जाएगा वो टाइम पे सबसे भारी टॉपिक है वो, कम से कम 8 पेज का, 8 पेज का सिर्फ एक अकेला फाइनल अकाउंट जाता है। और आता कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए सिर्फ। कुछ आ रहा समझ में? हाँ, 8 मार्क का 8 पेज का सिर्फ अकेला फाइनल होता है। उसमें शेड्यूल सबसे मेन कौन होता है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट, याद रहेगा। फिर आपको बीकॉम सेमेस्टर 3 में ऑडिटिंग है। क्या है? उसमें बैंकिंग कंपनी की ऑडिटिंग है। किसकी है? तो बैंकिंग कंपनी जो ऑडिट करती है उसमें सबसे मेन इनकम एक्सपेंस भी इंटरेस्ट ही चार्ज करती है। ऑडिटर देखता है कि इंटरेस्ट का शेड्यूल बराबर डाला है कि डाला है। तो ये सब चीजें यहीं से बतानी पड़ती है हमको, ताकि आगे तुम जब वहां जाओगे एरिया में, क्योंकि वहां तुमको मैं मिलने वाला नहीं हूं, ऑडिटर मेरा पार्ट नहीं ऑडिटिंग, लेकिन वहां पे तुम्हारे साथ तुमसे पूछेंगे तुमको बेसिक में क्या पढ़ाया हुआ है, तो वहां बताना कि मेजर इनकम कौन सी है? एक्सपेंस। और मेजर इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट। और मेजर एक्सपेंस भी। क्लियर पिक्चर? और शेड्यूल वाइज बनता है। क्या बनता है? तो ये बैंक 14 मार्क का आता है, एक क्वेश्चन सिर्फ। तो ये सब चीजें हैं जो फोरकास्टिंग में हमको प्रोविजंस के पड़ती है, ताकि आगे तुमको तकलीफ नहीं कि आगे सुनो 12 से बेटा कहीं भी जाओगे तो आएगा। ऑडिट तो है ना, ऑडिट तो हर सब्जेक्ट में है। हाँ, अगर आर्ट्स में जा रहा हूँ तो नहीं है, कॉमर्स में रहेगा ना, इतना तो कॉमर्स में कि नीचे जाने का। और कोई भी कोर्स लोगे मुंबई के वगैरह, तो ऑडिट सब्जेक्ट तो आएगा ना। एक बात सुनो, आप जितने भी यूनिवर्सिटी घूम के आओ, आपका एजुकेशन यही है, सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो, सिर्फ टॉपिक इधर उधर है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। क्योंकि कितना भी इंग्लिश एडवांस हो जाए, इंग्लिश तो इंग्लिश रहेगा ना, ABC तो वही रहेंगी। वैसे ही यहाँ पे भी एजुकेशन यही है बस, जो आप घूम रहे हो वो बस घुमा फिरा के कोई यूनिवर्सिटी कोई अलग डालती है टॉपिक, कोई इधर डालती है, बस, और कुछ भी नहीं है फर्क। आज भी मुंबई यूनिवर्सिटी वाले मेरे बहुत सारे टॉपिक लेते हैं कि हमको BAF में है, हमको BMS में ये टॉपिक है, दे दो हमको, तो कोर्स परचेज करते वो लोग। क्योंकि मेरा स्टोर में आप जाओगे ना, तो मेरा स्टैंड ऐसे बीकॉम नहीं है, टॉपिक बाय टॉपिक नाम है, तो वो लोग लेते हैं उसको। समझा आपको? क्लियर? तो सब कुछ रिवॉल्व होके यही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। तुम कितना भी घूम के आओ बाहर, तुमको मिलना सब यही डाटा है। क्लियर पिक्चर? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस के लिए। बैंक हेल्प्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। होता है कैसे? हमारा रहन सहन आज इंप्रूव करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स लाइक हाउस, कार। आज देखो, हमारे को घर लेना एक आम जनता के लिए ड्रीम है। आज देखो, जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल है ना, उसके लिए घर बहुत एक सपना है, लेकिन इस सपने को आज साकार करने के लिए बैंक है। क्योंकि बैंक हमको 10-10 साल की EMI ऑप्शन देती है, जिससे हम लोग एक नॉर्मल रेगुलर इनकम में भी अपना खुद का घर ले सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? आज होम लोन का इंटरेस्ट कितना कम है। कार हमारे लिए बड़ी बात थी बहुत, आज इजीली कार अवेलेबल है क्योंकि हमको लोन्स अवेलेबल है इसलिए, और ये बैंक की वजह से ये सब कुछ है। It also helps in national development by providing credit to the farmers, small businesses, men as well as large business also. ये आपको बताया मैंने types of banks के नीचे। It also provides several activities such as collection of checks, overdraft, etc. ये सब क्या है? Secondary function। क्या है उसके?
विच आर जनरली रेफर टू सब्सिडरी सर्विसेज। सेकेंडरी फंक्शन को सब्सिडरी सर्विसेज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक इवनिंग में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।